नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, ठीक है। गुड इवनिंग। चलिए, एक बार फिर आपका स्वागत है और हमारे बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः वीडियो चैनल को खोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर आपका बघेल सर यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल में, जहां आपको हम आज नया पाठ स्टार्ट करेंगे। 12th क्लास की केमिस्ट्री का पाठ का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो यहाँ मेनली हमारे उपयोगी जो धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण किया जाएगा। बाकी तत्वों का मतलब ये नहीं है कि सारणी में जितने भी तत्व एलिमेंट दिए हैं उन सारों का निष्कर्षण किया जाएगा, नहीं। हमारे कुछ रिक्वायरमेंट वाले तत्व हैं, उन तत्वों की बात करेंगे हम और वो तत्वों का हम निष्कर्षण पढ़ेंगे। तो तत्व हमारे आवर्त सारणी में जो है 118 तत्व की जानकारी है, लेकिन खोजे नहीं गए हैं। 112 14 तत्व 12 तत्व जो है जानकारी प्राप्त होगी उनकी। तो हालांकि सब तत्वों का हम यहाँ पर अवलोकन नहीं करेंगे। निष्कर्षण की विधियाँ हम बाद में देखेंगे, सिद्धांत भी बाद में देखेंगे, प्रक्रम भी बाद में देखेंगे, लेकिन हमारी कुछ बेसिक जो जानकारी है वो हम ले लेते हैं। तो बेसिक जानकारी क्या है कि हमारे जो 118 तत्व आवर्त सारणी में दिए हों, उन 118 तत्वों की आवर्त सारणी में मेनली जो हमारे तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के तत्व कौन कौन से हैं? एक तो धातु कहते हैं, एक को हम अधातु कहते हैं और दूसरे को उपधातु कहते हैं। धातुएं की पहचान हम ये आपको बताएंगे। वो तत्व आवर्त सारणी के जिनमें ठोस अवस्था में विद्युत का चालन पाया जाता है। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन पाया जाता है। लेकिन अभी अपवादित कुछ तथ्य ऐसे होते हैं, केमिस्ट्री में होते ही अपवाद है। केमिस्ट्री अपवादों से भरी हुई है। और तो ये नहीं कि भाई कोई ठोस तत्व ऐसा है जिसमें करंट नहीं लगता है, वो हमारी ग्रेफाइट है। हालांकि अधातुओं से बनी हुई है लेकिन उसमें करंट लगता है। तो बेसिक जानकारी बहुत लेनी है, अपने को देनी है भी है, और बेसिक जानकारी बहुत छूट भी जाती है क्योंकि बेसिक जानकारी बड़ी है, ब्रॉड बैंड में चली जाती है। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो हम धातुओं की पहले कर रहे हैं। और धातुओं में जैसे ही हम आपको नाम बताएंगे तो शायद ही आप धातुओं के बारे में जान जाएंगे। तो धातुओं में सबसे पहला जो हमारा परिचित धातु है वो है हमारी लोहा। सबसे परिचित धातु है वो कौन सी है? लोहा। अब लोहे में आप देखते हैं गुण क्या क्या होते हैं। अगर हम लोहे में किसी भी लोहे की छड़ को या किसी भी पृष्ठ को हम उसमें अगर चोट मारें तो सबसे पहला गुण होता है कि उसमें आवाज़ उत्पन्न होती है। इसे कहते हैं ध्वनिक गुण। दूसरा क्या है कि लोहे में अगर एक तरफ से हम उसमें विद्युत का तार बांध दें और दूसरे तरफ से विद्युत का तार बांध करके हम इलेक्ट्रिक पास आउट करें तो उसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित हो जाती है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसका मतलब है कि वो ठोस अवस्था में भी विद्युत के चालक होते हैं और द्रव अवस्था में भी विद्युत के चालक होते हैं। ठोस में हो जाते हैं तो द्रव में थोड़ी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो वो ठोस और द्रव दोनों में विद्युत के चालक होते हैं। अगला कारण है, उसमें 2 कारण और हैं। एक कारण से उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब है कि अगर उस लोहे के पृष्ठ को, धातुओं के पृष्ठ को चोट मारी जाए, हथौड़े से पीटा जाए तो वो चादर में बदल जाते हैं, यानी उनके रूप को परिवर्तित किया जा सकता है। अगला पॉइंट जो है उसका वो है तन्यता। जो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तन्यता का मतलब है कि उनके खींच करके तार बनाए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोहे का तार आता है, तो उस समय नहीं, ऐसे नहीं कि पकड़ के खींच दिया रबड़ की तरह तो तार बन जाएंगे, नहीं। उसको लिक्विड अवस्था के बाद जेल अवस्था में करके फिर उनके पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो वे धातुएं जिनमें तन्यता, आघात वर्धनीयता, ध्वनि उत्पन्न करने के और विद्युत का चालक का गुण पाया जाता है, ऐसे पदार्थ
और जिनकी स्वयं की चमक होती है, यानी अगर उनकी सतह को काट दिया जाए तो उनमें स्वयं की एक चमक आ जाती है, ऐसे पदार्थ भी हमारे क्या कहलाते हैं, तो ऐसे तत्व भी हमारे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो अब उसमें कौन कौन से आ जाएंगे धातुओं में, सोना, चांदी, तांबा, है ना, कॉपर, जिंक, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज, इस तरीके से टंगस्टन, इस तरीके से बहुत सारे तत्व जो हैं वो हमारे धातुओं की श्रेणी में आते हैं। अब मैं आपको बता भी दूं, अभी आप बताएंगे। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो हमारी है अधातु की। अधातु की कैटेगरी में हमारे क्या होता है, ये गुण नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अपवाद तो हमने बताया था, अपवाद तो हो ही सकते हैं। अपवाद में क्या है कि जो ग्रेफाइट है वो ग्रेफाइट विद्युत की चालक है ठोस अवस्था में, क्योंकि उसकी संरचना पर ये गुण डिपेंड करता है। तो जब उनकी संरचना बताएंगे तब आपको उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये अपवाद की श्रेणी में इसको रख लेते हैं सॉरी, इसको हम क्या करते हैं, अपवाद की श्रेणी में रख लेते हैं। बाकी जैसे हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडोन, रेडोन, सल्फर, फास्फोरस, ये जो सभी तत्व हैं ये धातु की कैटेगरी में आते हैं। ये कैसे हैं, धातु की कैटेगरी में आते हैं। तो इनके बीच कारण क्या है कि ये जो जब बॉन्ड बनाते हैं तो इनके बीच में सहसंयोजी बॉन्ड बनता है। धातुओं के बीच में सहसंयोजी बॉन्ड नहीं बनता है, तो इनके बीच में सहसंयोजी बॉन्ड बनता है, और सहसंयोजी बॉन्ड होता है वो अध्रुवीय प्रकृति का होता है। इनमें तन्यता, आघात वर्धनीयता, ध्वनिक, ध्वनि उत्पन्न करने वाले ऐसे गुण नहीं पाए जाते, और जो विद्युत के चालक भी नहीं होते, विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थों में हमें करंट नहीं लगता है। तो हमने कैटेगरी पढ़ ली धातुओं की, एक कैटेगरी पढ़ ली अधातुओं की। अब धातु और अधातु के बीच की जो कैटेगरी है उसे कहते हैं उपधातु, अर्थात उसमें धातुओं के भी गुणधर्म पाए जाते हैं और अधातुओं के भी गुणधर्म पाए जाते हैं। ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। आवर्त सारणी में आपने देखा होगा कि पी ब्लॉक की श्रेणी जो होती है, पी ब्लॉक, उस पी ब्लॉक में कुछ तिरछी रेखाएं खींची हैं, ऐसी सीढ़ी टाइप की, एक सीढ़ी टाइप की, यानी सीढ़ियों टाइप की एक रेखा खींची हुई है। उस रेखा पर और रेखा के आसपास, हालांकि दिखाई तो ये गए कि रेखा पर जो भी तत्व आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। रेखा के बाद के जो तत्व आते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं, अधातु कहते हैं, और रेखा से पहले बाईं ओर जो तत्व आते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। अपवाद की श्रेणी में यहाँ पर हमारे बाकी की जो अधातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में भी होती हैं, द्रव में भी होती हैं और गैस में भी होती हैं। अधातुओं में यही गुण पाया जाता है, ठोस में भी होते हैं, द्रव में भी होते हैं और गैस में भी होते हैं। मोस्टली ये गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। तो ब्रोमीन एक ऐसा तत्व है इसका जो द्रव अवस्था में है। कार्बन के अपर रूप जो है, कार्बन जो है वो ठोस अवस्था में है, और बाकी के जो पदार्थ हैं वो लगभग गैस अवस्था में पाए जाते हैं। आयोडीन ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे अपवादित हैं, बाकी के सारे के जो है वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। बात करते हैं हम आपके उपधातु की। तो उपधातु जो है वो नरम, मुलायम, ठोस होते हैं, द्रव नहीं होते, गैस नहीं होते। और बाकी के आपके जो आएंगे धातुओं में केवल एक ही तत्व ऐसा है, मरकरी, जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। बाकी के सारे ठोस होते हैं, और ठोस के साथ साथ वो जो है निम्न गलनांक वाले ठोस भी होते हैं। बाकी का एक गुण जो उनमें एक है सीधा, वो है धात्विक चमक का, आघात बदरीयता का, तन्यता का और विद्युत की चालकता का। तो आइए पीछे हम प्राचीन काल से चलते हैं। तो पीछे के लोग जो है वो कुछ धातुओं को अलग नाम से भी जानते थे, क्योंकि वो उनकी यूजफुल धातुएं थी, और यूजफुल धातुओं को आज हम क्या कहेंगे, प्राचीन धातु कहेंगे। तो प्राचीन धातु के किस नाम से जानता है, सोना। पहले पुराने के लोग बहुत सोना पहनते थे, सोने में खाते थे, सोने में पानी पीते थे, सोने के आभूषण पहनते थे। कॉपर भी उन्हीं के कटक है, सिल्वर, चांदी, लेड, पीवी, टिन, एसएन, एफी, लोहा तथा मरकरी। ये जो मरकरी है वो लिक्विड अवस्था में है। ये मरकरी जो है वो कैसा है, लिक्विड अवस्था में है। बाकी के ये जो सारे के धातु दिए हैं
ये हमारे कैसे हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये उनकी उस समय पुराने लोगों जो थी, पुरानी प्राचीन काल में जो लोग थे, प्राचीन काल की जो सभ्यता थी, वहाँ पर ये जो तत्व थे वो उनके आवश्यक तत्व थे कहलाते हैं। और आवश्यक तत्व होने के कारण ये जो है वो बहुत प्राचीन धातुओं के नाम से डाल दिए जाते हैं। बाहर के अनुसार जो है, अब देखिए धातुएं जो होती हैं, तत्व या धातु, तत्व हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं, भूगर्भ में पाए जाते हैं। तत्व कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति के भूगर्भ में पाए जाते हैं। और प्रकृति के भूगर्भ में पाए जाने के कारण पृथ्वी में आप जैसे लोग कोयला खोदते हैं, कोयले की खान से प्राप्त होता है कोयला। सिलिका जो रेत में आपको सिलिकॉन अभी इसमें धातु दी है, ऐसा ही वो आपके रेत में प्राप्त होगी, रेत में मिलेगी, रेत में चमकता हुआ कड़ की तरह होता है। लोहा भी आपका खान से खोदा जाता है। और आपके सोना, चांदी, तांबा, ये सब कुछ जो है वो खान से प्राप्त होते हैं। तो जो हमारी मृदा है, उस मृदा में इनकी मात्राएं निर्धारित होती हैं। तो मृदा की जहाँ जहाँ ऐसा नहीं है कि सब जगह है, सब जगह नहीं है, टोटल भार की दृष्टि में इनका अनुमान दिखा जाता है। तो वो क्या है हमारा, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा होता है। एल्युमिनियम 8.3% होता है भार की दृष्टि से। आयरन उससे कम होता है, लोहा जो है वो 5.3% होता है। कैल्शियम 3.6% होता है। सिलिकॉन 26% होता है। यानी अब इसमें तत्व, ये तत्व नहीं है, ये जो है वो क्या है आपकी उपधातु है। तो उपधातु ये हमारी सब क्या है, धातु है। ये हमारी क्या है, उपधातु है। और ये हमारी क्या है, अधातु है। तो अधातु की बात ना करके धातुओं की बात कर रहे हैं। तो धातु जो है वो हमारी प्रकृति में इस मात्रा में पाई जाती है। सिलिकॉन जो है वो सिलिका रेत में पाया जाता है, जो 26% है। और ऑक्सीजन जो है वो हर किसी के ऑक्साइड के रूप में, जैसे पानी है, पानी में ऑक्सीजन है, H2O उसका सूत्र होता है, उसमें ऑक्सीजन है। सिलिका है जो रेत हमारा है, उसमें SiO2 है, उसमें भी हमारी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है वो 49.5% है। इसका मतलब जहाँ भी सांस लेते हैं तहाँ भी ऑक्सीजन है, बालू में भी ऑक्सीजन है, रेत में भी ऑक्सीजन है, पानी में भी ऑक्सीजन है। ऐसे हर जगह ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। तो उसकी परसेंटेज जो है वो भार की दृष्टि से 49.1% पाई जाती है। हमने अभी आपको बताई थी कि धातु, अधातु, उपधातु यानी तत्वों को हमें 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातुओं में हमने आपको बताई दिए, सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, तांबा कॉपर हो गया, जिंक, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज, टंगस्टन, है ना। ये बहुत सारे तत्व हैं जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व है और आपके एफ ब्लॉक के तत्व है। वो सारे के सारे हमारे किसमें, धातु की कैटेगरी में आते हैं। पी ब्लॉक के भी कुछ तत्व हमारे, वो भी हमारी धातु की कैटेगरी में आते हैं। तो अब आते हैं अधातु। हमने बता दिया आपको, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि जो है वो सब क्या कहलाते हैं, आपके अधातु कहलाएंगे। उपधातु में आता है बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, बिस्मथ और एस्टाटिन। ये सब क्या है, उपधातु है, जिनमें धातु के गुणधर्म भी होते हैं, अधातु के गुणधर्म भी होते हैं। जब धातु के अधातु के दोनों के गुणधर्म इसमें पाए जाते हैं। बात करते हैं आगे चल के, इसमें आगे इससे थोड़ा आगे चलते हैं। तो थोड़ा आगे चलने के लिए हमने क्या देखा कि तत्व जो है वो प्रकृति में खनिज के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं, खनिज। तत्व कहाँ पाए जाते हैं, खनिज। अब खनिज का मतलब होता है खान से खोदा गया पदार्थ, खान से खोदा गया पदार्थ, खान से खोदा गया पदार्थ। हमारी जो खान होती है, मिट्टी की खान, कोयले की खान, कैल्शियम की खान, संगमरमर की खान, लोहे की खान को, है ना, तो हीरे की खान, ये सब खान है। नीचे खुदाई की जाती है मृदा के, मतलब पृथ्वी के भूगर्भ में इनकी खुदाई की जाती है और खुदाई करके वहाँ से इनको निकाल के लाया जाता है। तो खान से जो पदार्थ निकाला जाता है उसे हम खनिज कहते हैं। और खनिज जो है
वो किसी एक विशेष तत्व, यानी खनिज जो वो एक मिश्रण है। खनिज क्या है? एक मिश्रण है, और मिश्रण में उसमें कई धातुओं का समायोजन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। वो कई धातुएं जो हैं उसमें मिली होती हैं, लवणों के रूप में मिली होती हैं, किसी अनुपात में मिली होती हैं। तो जो सभी होती हैं, यानी उसमें लोहा भी होगा, सोना चांदी भी होगी, सोना चांदी तांबा पीतल जिंक निकल कोबाल्ट मैग्नीज लोहा एल्युमिनियम आयरन फास्फोरस कोबाल्ट, ये बहुत सारे तत्व इसमें मिले होते हैं। तो मान लिया हमने विशेषकर जैसे हम कोयले की खान में जा रहे हैं, तो कोयले की खान में कोयला प्राप्त होता है, संग हीरा भी प्राप्त होता है, ग्रेफाइट भी प्राप्त होती है ना। तो ये अलग प्रकार के, यानी उसमें क्या है, वो तो धातुओं की अधातु के बीच में चला गया। हम धातुओं की बात करें तो लोहे की खान में, लोहे की जो खान है उसमें से लोहा खोदेंगे तो वहाँ पर मिट्टी भी होगी, कंकड़ भी होंगे, पत्थर भी होंगे, लोहा भी होगा, उसमें फास्फोरस भी होगा, उसमें सल्फर भी होगा, है ना, और उसमें साथ साथ में कॉपर भी होगा। तो अलग अलग परसेंटेज हर अलग अलग तत्वों की उसमें पाई जाती है। तो वो जो खान से खोद करके जो पदार्थ निकाला जाता है उसे हम कहते हैं खनिज। और खनिज के अंदर भी कुछ भाग होते हैं, उसे कहते हैं अयस्क। क्या कहते हैं उसको? अयस्क। अब अयस्क क्या है? अयस्क का मतलब है खनिज का, यानी खनिज का वह भाग जिसमें तत्व की एक निश्चित तत्व, जिस तत्व की मात्रा अधिक होती है, जिसके निष्कर्षण से हमें आसानी से और सरलता से धातु प्राप्त होती है। सरलता से क्या होती है? हमें धातु प्राप्त होती है। सरलता से क्या प्राप्त होगी? धातु। तो खनिज का वह भाग क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। सभी अयस्क खनिज तो होते हैं, सभी अयस्क खनिज तो होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। खान से जो भी चीज़ निकाली जाएगी वो खनिज कहलाएगी। अब यह जरूरी नहीं है कि उस खनिज में हर तत्व का भाग हो, हाँ होगा, लेकिन हमने क्या करें, हमारा कहने का मतलब है कि खनिज के उस भाग से सरलता से आसानी से अधिकता में धातु प्राप्त की जा सके, उस घटक को क्या कहते हैं? हम अयस्क कहते हैं। और अयस्क से हम क्या प्राप्त करते हैं? धातु प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रोसेस को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा हेडिंग जो है वो प्रक्रम है। तो प्रक्रम हमारा क्या होगा? प्रक्रम सबसे पहले होगा कि हम किसी मृदा के भूगर्भ के अंदर जो है हम गड्ढा करेंगे, खुदाई करेंगे, और खुदाई करने के बाद जहाँ पर किस तत्व का स्टॉक होगा, स्टॉक भरपूर मात्रा होगी, वहाँ से खोद करके हम बाहर चीज़ लाएंगे। तो वो हमारा क्या होगा? खनिज। और खनिज में से ये छांटेंगे कि इसमें किस तत्व की अधिकता है, और जिस तत्व की अधिकता होगी वो पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। उस अयस्कों का क्या करेंगे? हम बारीक चूर्ण करके पीसेंगे। अभी ओरली में आपको बता दे रहा हूँ, बाकी का स्टेप टू स्टेप बताऊँगा मैं आपको। उस अयस्क को बारीक पीस लेंगे, चूर्ण बना लेंगे, और चूर्ण बनाने के बाद क्या करेंगे? हम उस पर पानी की तेज धारा प्रवाहित करेंगे। और पानी की तेज धारा प्रवाहित करने से क्या होता है कि मिट्टी के जो कण होते हैं, विलयशील जो कण होते हैं, विलयशील जो पदार्थ होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, वो पानी की तेज धारा में बह जाते हैं। पानी के साथ जो क्रिया की जाती है अयस्क की, उस क्रिया को कहते हैं सांद्रण क्रिया। क्या कहते हैं उसको? सांद्रण क्रिया कहते हैं। अब सांद्रण क्रिया करने के बाद उस अयस्क में से जो अशुद्धियाँ थीं, विलयशील, जल में विलयशील और जल में घुलनशील, उस अशुद्धियों को हमने निकाल दिया। बाकी का जो हमारा अयस्क बचेगा, उस अयस्क को हम क्या कर लेते हैं? सुखा लेते हैं। फिर अयस्क की कैटेगरी के अनुसार उस अयस्क के सांद्रण में चुंबकीय पृथक्करण भी किया जाता है, उसका फैन पिलवन विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है। तो अभी ये हमने आगे स्टेप में बताएंगे। बाकी का क्या करेंगे? हमने सुखा लिया, और सुखाने के बाद हम उसकी क्रिया, रासायनिक क्रिया भी कराते हैं। तो सुखाने के बाद क्या करते हैं? हम उसमें उचित मात्रा में पदार्थ मिलाकर, यानी जैसे में अशुद्धियों को दूर करने के लिए गालक मिलाकर उसको भट्टी में डाल देते हैं, यानी उसको भट्टी में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो भट्टी में गर्म करने के कारण अलग अलग प्रकृति के जो पदार्थ हैं वो भट्टी में पिघल करके अलग हो जाते हैं। और जिस पदार्थ की बहुतायत मात्रा होती है वो पदार्थ भट्टी में पिघल करके अधिकता में प्राप्त हो जाता है, और उसको हम क्या करते हैं? भट्टी से अलग कर लेते हैं। आगे फिर हम उसका क्या करते हैं? शुद्धिकरण। तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें जो हैं वो हम आपको
अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए इसलिए हम इसको आगे नहीं बता रहे। तो आज इस पाठ में इतना ही सीखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे। करते रहिए अगले वीडियो का इंतज़ार, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।